नमस्कार। कहानी सीरीज में आज बात होगी चाइना के सुपर पावर बनने की या चाइना के आर्थिक उत्थान की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है? ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह साम्यवादी व्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बावजूद भी चाइना आज दुनिया का एक बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने अपने आर्थिक विकास, सामरिक विकास, हर तरह के विकास में दुनिया को लोहा मनवाया और आज वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में भी एक बड़ी शक्ति बना हुआ है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइना ने वो क्या क्या कदम उठाए या चाइना का क्या ऐसा इतिहास रहा जिसने उसे एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया। 1948 में आजादी मिलने के बाद 1949 से वहां माओ काल प्रारंभ हुआ। साम्यवादी दल सत्ता में आया, माओ वहां का लीडर था और यह तय किया कि अर्थव्यवस्था बंद रहेगी, किसी के साथ बहुत व्यापार नहीं होगा और कंप्लीट साम्यवादी शासन रहेगा। साम्यवादी शासन जहां पर कल्याणकारी व्यवस्थाएं होंगी, यानी राज्य ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबकी चिंता करेगा। इसके अलावा वहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो संसाधन है उस पर पूरा अधिकार सरकार का रहेगा, यानी लोगों का कोई निजी संसाधन नहीं रहेगा और लोगों को सरकार पर हर बात के लिए रहना पड़ेगा। वहां कृषि के लिए भी सामूहिक कृषि का व्यवस्था बनाया गया कि सामूहिक कृषि होगी, खेती सामूहिक रूप से की जाएगी, जमीन जो होगी वो सरकार की होगी और लोग मजदूर के तौर पर काम करेंगे। उन मजदूरों को यानी खेती और मजदूरों को कहा गया कम्यून। इसके साथ साथ ये व्यवस्था महसूस की गई कि भाई आगे आने वाले समय में इंडस्ट्रीज की भी तो आवश्यकता है, उद्योग भी तो लगाने पड़ेंगे। आखिर खेती पर कितने लोग आश्रित रहेंगे? लेकिन अभी भी दुनिया के साथ कोई व्यापार या बाहर से कोई कैपिटल या पूंजी लाने की बात नहीं की गई। तो एक सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया 1956-57-58 आते आते, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF जिसे कहते हैं। इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड में यह तय किया गया कि कृषि की जाएगी, कृषि से जो सरप्लस या अधिशेष बचेगा उस अधिशेष से इंडस्ट्रीज को खड़ा किया जाएगा। अब ये एक स्वप्न देखने जैसा था, मगर इस पर काम करना शुरू किया गया। कुछ दिन के बाद ये महसूस किया गया कि कुछ सफलता तो इसमें मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार लोगों का दबाव है, सबका पेट पालना या सबको रोजगार देना या आर्थिक प्रगति करना इतना आसान नहीं है। बीच में चाइना ही वो देश था जिसने वन चाइल्ड पॉलिसी भी अपनाई कि जनसंख्या को किसी तरह बहुत तेजी से बढ़ने से रोका जाए। उसके बाद चाइना ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। शुरू में तो चाइना साम्यवादी शासन सोवियत संघ की तरफ झुका रहता था, लेकिन बाद में सोवियत संघ से भी उसकी खटक हो गई और उस समय अमेरिका और सोवियत संघ की प्रतिद्वंदिता शीत युद्ध में तो चल ही रही थी। इसलिए चाइना ने अपने पॉलिसी को चेंज करने के लिए सोचा। चाइना ने कहा कि हमने किसी तरह की कोई कसम नहीं खाई है और 1972 आते आते चाइना ने आखिर अपना अंतरराष्ट्रीय एकांतवास समाप्त किया। चाइना ने अमेरिका से अपने संबंध बहाल कर दिए और 1973 में वहां के चाउ एनलाई यानी चाइना के चाउ एनलाई ने घोषणा की कि अब चीन, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका जैसे देशों के साथ अब व्यवहार बढ़ा रहा है, बना रहा है, तो आर्थिक सुधार के साथ साथ आधुनिकीकरण करेगा, यानी अपने रक्षा में, अपने विज्ञान प्रौद्योगिकी में, अपने हर प्रकार के क्रियाकलाप में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और आधुनिकीकरण की बात चाइना में जोर शोर से होने लगी। इसके साथ ही 1978 का समय आता है और देंग शाओपिंग वहां के लीडर ये घोषित करते हैं कि हम अपने देश में आर्थिक सुधार करेंगे और आर्थिक सुधार में अर्थव्यवस्था को खोलने की बात की जाती है। जी हां दोस्तों, लेकिन यहां पर एक फर्क ध्यान रखना होगा। सोवियत संघ की तरह बौखला के अर्थव्यवस्था को नहीं खोला गया, चरणबद्ध तरीके से धीरे 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 अर्थव्यवस्था को खोला गया और 1978 के बाद एक सिस्टम भी लाया गया। वो सिस्टम था SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे कहा जाता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ऐसा मान लीजिए कि जगह जगह पर कुछ एरियाज चिन्हित किए जाएंगे। उस एरियाज को फ्रीडम होगी कि बाहर का पूंजी वहां आ सकता है, बाहर का निवेश हो सकता है, वहां से आयात निर्यात किया जा सकता है, जिसमें सरकार बखूबी छूट देगी, टैक्सेशन में भी छूट देगी। यानी देश अभी भी समाजवाद या साम्यवाद पर चल रहा था। पूंजीवाद को पूरी तरह से अलाउ नहीं किया गया, पर कुछ क्षेत्रों को पूंजीवादी जैसा मॉडल बनाने की घोषणा की गई और इसका इतना बेहतरीन प्रभाव हुआ कि दुनिया भर की पूंजी आने लगी, दुनिया भर के साथ व्यापार भी एक लिमिट में होने लगा और चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 1982 आते आते चाइना को महसूस हुआ कि कृषि का भी निजीकरण होना चाहिए और अगर निजी लोगों के हाथों में कृषि को दे दिया जाए तो कृषि और तेजी से विकसित होगी। और याद दिला दूं, पंचवर्षीय योजनाओं जैसी पॉलिसी चाइना में भी काम कर रही थी। चाइना, पाकिस्तान और भारत तीनों एक तरफ एक साथ चल रहे थे, मगर ये पहल जो SEZ और आर्थिक सुधारों की है वो चाइना ने जल्दी पहले कर ली। चाइना ने SEZ की पॉलिसी को आगे बढ़ाया, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से लाभ मिला और कृषि का निजीकरण 1982 में कर दिया। धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि लोगों की कृषि जब उनके हाथों में आई, जमीनें उनके पास आई, तो लोगों ने और मेहनत से काम किया। इसको देखते हुए 1998 में चाइना ने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया और अब चाइना में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी बोलबाला हुआ। हालांकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, एक ही व्यवस्था है, एक ही पार्टी
पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पर कोई बहुदलीय व्यवस्था या ऑपोजिशन जैसी व्यवस्था नहीं है, मगर आर्थिक सुधार, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई, जिसमें कि एक नवाचार भी था, जिसमें भ्रष्टाचार की बहुत दूर दूर तक कोई आहट नहीं थी और सरकार की प्रतिबद्धता भी थी। ये सब करते हुए चाइना ने WTO में भी अपनी एंट्री मारी, दुनिया के साथ व्यापार को भी बढ़ाया और आज एक महाशक्ति बना हुआ है। भारत और चाइना के बीच में भी 1962 के बाद कोई बॉर्डर पर फायरिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों देशों के बीच आयात निर्यात एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है और चाइना ने अपने इसी ट्रेड को एक बड़ा हथियार बनाया, दुनिया के देशों को भारी कर्ज भी दिया, दुनिया के देशों के संसाधनों पर उस कर्ज के नाम पर कब्जा भी किया, उनको अपने साथ जोड़ा और आज सामरिक दृष्टि से भी चाइना बहुत मजबूती से खड़ा है। यह है चाइना की एक शॉर्ट स्टोरी। आई होप कि ये समझ आया होगा। इसके पहले भी 2-3 स्टोरीज हम कर चुके हैं, उसको जरूर देखिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।